यस बच्चों, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने तुम्हें कहा था हमेशा डिसइक्विलिब्रियम आता है। कल बात हुई कि अकाउंटिंग सेंस में तो बैलेंस हो जाएगा, ऑल डेबिट्स आर इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स, लेकिन ये फंक्शनल सेंस में कभी बैलेंस नहीं होगा। किस सेंस में? मतलब हमेशा इंपोर्ट ज्यादा ही होगा और एक्सपोर्ट कम ही होगा। तो मैंने तुम्हें कहा था वैसे तो डिसइक्विलिब्रियम दो प्रकार का है, एक सरप्लस एक डेफिसिट, लेकिन हम इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे तो हमारा तो हमेशा ही क्या आता है? हमेशा हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। ठीक है बच्चों, इसके कुछ रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 3 रीजन मैंने दिए हैं, जिसमें पहला रीजन है इकोनॉमिक रीजन। कौन सा रीजन? अब 3 रीजनों में ये सबसे वैलिड रीजन है, बाकी रीजनों को कंट्रोल किया जा सकता है, इस रीजन को सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, ये रीजन सबसे जेन्युइन रीजन है डिसइक्विलिब्रियम होने का। पहला रीजन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब पैसों से जुड़े हुए रीजन। इसमें मैंने 4-5 समझा रखे हैं। पहले नंबर पे इन्फ्लेशन आता है। क्या आता है बच्चों? डिसइक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि हमारा इंपोर्ट हमेशा ज्यादा है और एक्सपोर्ट हमेशा कम है। तो ये तो हो गई कंक्लूजन। अब हम पढ़ रहे हैं इसके रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कल मैंने कहा था कि हम जिस छोटी से गांव या सिटी में भी रहते हैं ना, उससे भी हमें इतना लगाव होता है। ठीक है, तो देश से तो किसको लगाव नहीं होगा, सबको होता है। तो सबको ये पता है कि भैया हम जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उससे हमारी देश की इकोनॉमिक पोजीशन खराब होगी, हमारा जीडीपी का लेवल डाउन जाएगा, हमारे ही लोगों की पर कैपिटा इनकम कम होगी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी। मतलब तुम तो खैर कोर्स में पढ़ रहे हो, अभी कोई 5वीं पास आदमी भी है ना, उसे इतनी समझ भी नहीं है। मैं उसे भी सरल भाषा में ये समझाऊं ना कि भाई तू ये चीज देश वाली जो बनती है वो क्यों नहीं लेता, बाहर जो बनती है वो क्यों लेता है, उसको ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये गलत है। तो फिर ये गलती हमसे लगातार निरंतर हो क्यों रही है? रीजन, कॉजेस। तो उसमें पहला रीजन है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में भी पहला क्या है? सामने देखना, हमारे देश में इन्फ्लेशन दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा होता है। अब जिन देशों में इन्फ्लेशन कम होता है हम वहां से वो चीज ले लेते हैं क्योंकि हमें सस्ती पड़ती है, और वो चीज हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी में महंगी पड़ती है, इसलिए इंपोर्ट बढ़ता है। तो इंपोर्ट बढ़ने का पहला कारण है इन्फ्लेशन। अब सर ऐसा हर देश से हमारा इन्फ्लेशन खराब है क्या? नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे देशों से हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन जिनसे खराब है जिनके मुकाबले, तो वो चीज वहां सस्ती मिलती है तो हम उससे ले लेते हैं। पढ़ो, When there is inflation in domestic economy, जब भी डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। जैसे अभी हम इंडिया की बात करें तो हमारी तो इंडिया डोमेस्टिक हो गई, तो इंडिया में इन्फ्लेशन होगा तो फॉरेन गुड्स बिकम चीपर। तो फॉरेन गुड्स हमारे लिए क्या पड़ जाते हैं? चीपर, सस्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, कंपेयर टू डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स के मुकाबले। किसके मुकाबले? चले एक बात का जवाब दो, आईफोन इंडिया में सस्ता है कि अमेरिका में? अमेरिका में सस्ता है, सबको पता है। रीजन? ठीक है, अब इन्फ्लेशन देखा जाए ओवरऑल तो इंडिया में ज्यादा है। अरे इंडिया में कम है, अमेरिका में ज्यादा है ओवरऑल इन्फ्लेशन। अगर आप ओवरऑल इन्फ्लेशन देखोगे, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे बन रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ये इन्फ्लेशन वाला पॉइंट हर प्रोडक्ट पे सेम लगेगा ऐसा नहीं पढ़ा रहा मैं तुम्हें। जिस प्रोडक्ट पे लगेगा उस प्रोडक्ट का इंपोर्ट बढ़ता है, सबका नहीं बढ़ता। ठीक है, अब वो लोग यहाँ आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल लेंगे ना, तो भी वो अमेरिका से सस्ता नहीं बन सकता जितना वहाँ बन रहा है। तो अगर वो वहाँ सस्ता बन रहा है, यहाँ थोड़ा सा महंगा बन रहा है, तो हमें तो फिर अमेरिका वाला ही चाहिए। अब वो पीछे लिखा हुआ मेड इन इंडिया, नीचे मेड इन अमेरिका। अब तो लिखा हुआ भी मेड इन अमेरिका है और मिल भी सस्ता है, तो मेरे लिए तो फिर वही है। तो फिर मैं इतना थोड़ी सोचूंगा कि इंपोर्ट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, बाहर में जाए, मेरे को तो सस्ता मिल रहा है, मैं ले लूंगा। हम यही तो रीजन पढ़ रहे हैं, कॉजेस पढ़ रहे हैं, कॉजेस के डिसइक्विलिब्रियम क्यों पैदा होता है। अंडरलाइन कर लो पूरा है। व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन होगा डोमेस्टिक इकोनॉमी में, कौन सी इकोनॉमी में? डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो जो फॉरेन गुड्स है, फॉरेन गुड्स है वो हमारे लिए चीपर हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, और इस वजह से इंपोर्ट बढ़ जाएगा। इस वजह से इंपोर्ट बढ़ जाएगा, इट लीड्स टू इंक्रीजेस इंपोर्ट एंड उससे डेफिसिट होगा। क्या होगा? तो पहला कारण तो ये होता है।
दूसरा कारण होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया, इकोनॉमिक रीजन में मैं जितने भी रीजन पढ़ाऊंगा ना वो सब जेन्युइन रीजन है, मतलब ये वैलिड रीजन है, इनकी वजह से इंपोर्ट हमारे देश में भी बढ़ता है तो दूसरे देशों में भी बढ़ता होगा, ये जेन्युइन रीजन है। बाकी के दो रीजन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक रीजन है वो जेन्युइन रीजन है। पढ़ो। सेकंड, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। क्या? सुनना बराबर से। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हमारी क्या देश में एक बिजनेस साइकिल होती है, इन्फ्लेशन आता है, वो एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे बूम बोलते हैं, ठीक है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी होती है, फिर बूम, ऐसे बिजनेस साइकिल घूमती रहती है। तो कभी तो हमारा प्रोडक्शन एकदम बढ़ जाता है, उसे बूम बोलते हैं, फिर उसकी वजह से गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, फिर वो थोड़ा कंट्रोल में आता है, उसे रिसेशन बोलते हैं, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम डल हो जाती है, उसे डिप्रेशन बोलते हैं, फिर डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं, उसे रिकवरी बोलते हैं, फिर बूम आता है, इसे बिजनेस साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं अगले चैप्टर में तुम्हें इनकम डिटरमिनेशन में और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे होता है। तो जब भी हमारे देश में ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन घूमते हैं, तो हमारे देश में अगर इन्फ्लेशन है और किसी और देश में नहीं है तो हम उनसे वो चीज ले लेते हैं, फिर हमारा देश जब रिकवरी में आता है, सही हो जाता है, तो वो लोग हमसे ले लेते हैं। ऐसे हर देश में बिजनेस साइकिल घूमती रहती है, तो वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। और वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मदद करते हैं। जिस देश में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन में वॉर हुई, तो वहाँ पे तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, और प्लस वॉर की वजह से रशिया के ऊपर सबने सैंक्शन लगा दी, तो हमने क्या करा, रशिया की सैंक्शन का फ़ायदा उठाया और हमने क्रूड ऑयल उनसे सस्ती रेट में ले लिया। तो हमें रशिया से ही मतलब नहीं था, यूक्रेन से ही मतलब नहीं है, हम तो न्यूट्रल थे। तो हमने कहा भाई आप तो हमें क्रूड ऑयल दे दो, तो हमें सस्ती रेट में क्रूड ऑयल मिल गया, हमने क्रूड ऑयल ले लिया, सुनो बराबर। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे फ्लक्चुएशन आया लेकिन हमने इंपोर्ट बढ़ा लिया, तो अब इससे इंपोर्ट तो बढ़ गया ना, लेकिन वो हमारे फायदे में था तो हमने बढ़ा लिया। तो ऐसे साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो उस समय हमें इंपोर्ट बढ़ाना पड़ता है कई बार, ठीक है, और कई बार एक्सपोर्ट कम करना पड़ता है। अभी थोड़े समय पहले भारत सरकार ने ऑर्डर दिया कि कोई भी विदेशों में वीट सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि अभी कुछ फसलें खराब होने की वजह से हमें डर था कि वीट कम पड़ेगा हमें, और वीट हमारी डोमेस्टिक नीड को ही पूरा नहीं कर पाएगा। तो अगर हम वीट को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश में फिर कमी आ जाएगी, तो हमने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अब एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो हमारा डॉलर वगैरह का इनफ्लो रुक गया, नुकसान है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। तो कई बार साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आने की वजह से, मैंने एक इंपोर्ट का भी एग्जांपल दिया जहां हमने रशिया से तेल खरीदा, और एक एक्सपोर्ट का भी एग्जांपल दिया था जहां हमने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। दोनों नेशनल इंटरेस्ट में किए। किसमें किए? कंट्री के हित में किए। लेकिन किए किसकी वजह से? साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आने की वजह से। किसकी वजह से? पढ़िएगा जरा, देखो, व्हेन डोमेस्टिक इकोनॉमी गोइंग थ्रू अ इकोनॉमिक स्लो डाउन, जब हमारे यहाँ स्लो डाउन आता है तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है, उससे हमारी डोमेस्टिक डिमांड कम सेटिस्फाई नहीं हो पाती, तो हमारा यहाँ डेफिसिट आता है क्योंकि हम इंपोर्ट बढ़ा देते हैं, एंड वाइस वर्सा। जब हमारे यहाँ स्थिति अच्छी होती है तो सामने वाले हमसे ले लेते हैं। तो ये अप एंड डाउन इकोनॉमी में चलते रहते हैं, ठीक है, स्लो डाउन की वजह से। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल प्रोग्राम। क्या? 2 मिनट इधर देखना, डेवलपमेंटल प्रोग्राम। सॉरी, कई बार कुछ देश हमसे ज़्यादा डेवलप होते हैं, उनके यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छा खर्चा होता है, उनके यहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, तो उन देशों से फिर हम अपना इंपोर्ट बढ़ा लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ 5G की टेस्टिंग अभी हुई, अमेरिका में तो है काफ़ी टाइम से 5G, तो हमने उनसे 5G ले लिया। क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम में, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे थे, तो अगर उनके यहाँ पहले कोई टेक्नोलॉजी आई है तो हम उनसे ले लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ऐसे ही कोई चीज़ हमारे यहाँ पहले बन गई तो वो हमसे ले लेते होंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में हम हमेशा 19 ही रहते हैं, कभी 20 नहीं रह पाते, तो इस वजह से भी हमारा इंपोर्ट बढ़ता है। मैं तुम्हें रीज़न बता रहा हूँ कि इंपोर्ट क्यों बढ़ता है, कॉजेस पढ़ा रहा हूँ, बोल मत जाना टॉपिक का क्या नाम है, कि क्यों हमारे बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आता है, ये पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो डेवलपमेंटल प्रोग्राम में तुम क्या लिखोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अमेरिका हमसे ज़्यादा खर्च करता है। हमारी इकोनॉमी को एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा था कि इंडिया को अगर नॉलेज इकोनॉमी बनना है तो उसे एजुकेशन पे अपने जीडीपी का 6% खर्च करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सबसे कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। एजुकेशन पे 6% तो छोड़ो, हम 2% भी खर्च नहीं करते। मैं अभी तुम्हें एजुकेशन वाला एक चैप्टर आएगा इंडियन इको में, तो उसमें डेटा बताऊंगा कि हम लोग टोटल जीडीपी का कितना % एजुकेशन पे खर्च करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है अगर हम जीडीपी का 6% खर्च कर दें ना, 6%, तो इंडिया सुपर पावर बन सकता है, नॉलेज इकोनॉमी बन सकती है। लेकिन हम 6 तो छोड़ो, उसका आधा 3 होता है, 3 छोड़ो, 2% भी पूरा खर्च नहीं करते एजुकेशन पर। अगर हमारा जीडीपी 1000 करोड़ है तो 1000 करोड़ का 6% कितना होता है, 60 करोड़ कितना होता है। तो हमें सिर्फ 60 करोड़ खर्च करना है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उतना भी नहीं करते। ठीक है, तो ये परसेंटेज जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक डेवलपमेंट्स होंगे नहीं। डेवलपमेंट्स जब तक होंगे नहीं कि हमारे यहाँ, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी है कि यू वॉन्ट बिलीव, जो 20% जीडीपी का एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च करती है। कितना? 20%। ठीक है, चलो कंट्री छोड़ो, इंडिया में ही कुछ स्टेट्स ऐसे हैं। ठीक है, दिल्ली 20% खर्च करता है। अभी तुमने कल सीबीएसई का रिजल्ट आया, तुमने दिल्ली के सरकारी स्कूल के रिजल्ट देखना, बस एक बार गूगल करना दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल सीबीएसई रिजल्ट, सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना गूगल पे, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल सीबीएसई 12th and 10th रिजल्ट, परसेंटेज देखना, और उसको कोटा के प्राइवेट स्कूलों से भी कंपेयर कर लेना। एक भी अच्छा निकल जाएगा कोटा का, एक भी, एक सिंगल स्कूल भी बोल रहा हूँ मैं, उस परसेंटेज के आसपास भी 97% रिजल्ट रहा है। कितने बच्चों ने आईआईटी क्लियर करी है। ठीक है, और कौन से स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कूल बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट है ना, जिसकी 200 रुपये 300 रुपये फीस है महीने की। ठीक है, उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सारे सीबीएसई है। ठीक है, दिल्ली में एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल क्या है, सीबीएसई है। तो हम लोग रिसर्च, डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन चीज़ों पे जब तक पैसा खर्च नहीं करेंगे तब तक इंपोर्ट बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि वो हमसे हमेशा, मैंने क्या बोला, 20 ही रहेंगे, हम 19 ही रहेंगे। हम 19 रहेंगे तो हर टेक्नोलॉजी पहले वो निकालेंगे, फिर हम एक, अभी हमने चंद्रयान का प्रोजेक्ट किया था, है ना, तो तुमने वो जो चंद्रयान के जो प्रोजेक्ट हेड थे उनका इंटरव्यू सुना था। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी। उन्होंने एक बात ये बोली थी कि सर, जितनी कॉस्ट कटिंग में हमने ये प्रोजेक्ट किया है ना, ठीक है, उसमें दुनिया का कोई व्यक्ति ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब हमारे ऑफिस में चाय का भी हिसाब देना पड़ता है हमें, और हमारी सैलरी इतनी कम है, और वाकई में। ठीक है, तो मतलब एक तरफ तुम नासा लो और एक तरफ हमारा इसरो लो। ठीक है, तो इसरो और नासा, ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हम पहले पहुंच गए। ठीक है, जो डिस्कवरी हमने करी वो उनका नासा नहीं कर पाया, और हाँ, ठीक है, साउथ पोल पे पहुंचे हम लोग, ठीक है, वो कोई नहीं पहुंच पाया। तो उसमें जो पैसा हमारा, जो कॉस्टिंग आई है, नासा वाले शॉक हो गए कि इतनी कम कॉस्टिंग में तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारे लोगों का टैलेंट है बस, कि जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। बाकी जो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना चाहिए वो तो उतना कभी मिलता ही नहीं है, पैसों के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। ठीक है, परसेंटेज में ही देख लो तुम। तो जब तक हम इन चीज़ों में खर्चा नहीं करेंगे तब तक हमें इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी, स्पेशली टेक्नोलॉजी तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। देखो, डेवलप्ड कंट्रीज डिपेंड ऑन डेवलपिंग कंट्री डिपेंड्स ऑन डेवलप्ड नेशन फॉर सप्लाई ऑफ मशीन, टेक्नोलॉजी एंड अदर इक्विपमेंट्स, and these lead to increase the level of import and result to deficit in हमेशा डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ेगा। किसके मामले में? टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि इनके डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हमसे हमेशा आगे ही चलेंगे, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा उस चीज़ पे खर्च करते हैं। नंबर 4, डिमांड। अब कई बार क्या होता है, डिमांड चेंज होती रहती है। हमें इंडियन प्रोडक्ट कम पसंद आ रहा है, बाहर का प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो वो भी जेन्युइन रीज़न है। अब आपको, अगर किसी को मैं आपको ही बोलूँ, ठीक है, कि अभी हमें पूमा का ही शूज़ चाहिए, कल बात हो रही थी, तो चाहिए तो चाहिए, वो डिमांड उसकी तरफ है, तो क्या कर सकते हैं। तो डिमांड में चेंज आते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी इंपोर्ट बढ़ता है।
तो फॉल इन डिमांड, कंट्री के गुड्स की डिमांड कम हो जाती है और फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो इससे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और लास्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये तो सारे पॉइंट गुड्स के थे, सेम हालत सर्विस में भी है, सेम हालत सर्विस में भी है। हालांकि सर्विस सेक्टर में इंडिया ने ट्रुमेंडस इंप्रूवमेंट किया है। हमारे जीडीपी का 53% शेयर सर्विस सेक्टर से आता है। कहाँ से आता है? हमारा एग्रीकल्चर समय के साथ उतना डेवलप नहीं हुआ, हमारी इंडस्ट्री समय के साथ उतनी डेवलप नहीं हुई, लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 75 सालों में जिस सेक्टर ने कभी निराश नहीं किया वो सेक्टर कौन सा है? सर्विस सेक्टर। ठीक है। और आज हम सब लोग मतलब एक तरीके से इस लेवल पे ही क्यों है? क्योंकि हमने सर्विस सेक्टर को एक, ठीक है, कि आज आपके पिताजी रिटेलिंग करते हैं, तो रिटेलिंग कोई मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। आपके पिताजी ने माल लिया और माल लेकर बेचा, ट्रेडिंग करी ना, तो ये भी किस में आएगा? सर्विस सेक्टर में। मैं पढ़ा रहा हूँ, किस में आएगा? सर्विस सेक्टर में। ठीक है। एक कोई दूसरी कोई सर्विस दे रहा है, कोई जिम की सर्विस दे रहा है, ठीक है, कोई ठेला लगा के मोमोज, ये सब सर्विस सेक्टर में आएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी 3 प्रकार की होती है, या तो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब जिसमें आप माल बना रहे हो, मैन्युफैक्चरर। तो कोई है तुम में से मैन्युफैक्चरर? किसी के पापा कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक कुछ भी? कोई कुछ बनाता है यहाँ पे? प्लीज हैंड रेज करो। कोई भी नहीं है मैन्युफैक्चरर, सब रिटेलिंग में होंगे और या सर्विस में होंगे या जॉब में होंगे। तो 3 तरह के सेक्टर होते हैं। तो तीनों में से अभी देख लो 100% रेशियो अपना किसका निकला? सर्विस का। अपन एग्रीकल्चर में है कोई? हर बैच में 1 आध 2 होते हैं कभी एग्रीकल्चर में। कोई है? किसी के पिताजी, दादाजी, चाचा जी? कोई भी नहीं है एग्रीकल्चर में, कोई भी नहीं। तो प्राइमरी एक्टिविटी में हम 0, इस बैच की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्री में है कोई? नहीं। तो अब बचा क्या? तो सर्विसेज हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है गुड्स के साथ, लेकिन इसका रेशियो इन सब गुड्स के मुकाबले कम है। उल्टी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, सर्विसेज हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। चलो, तो अंडर डेवलप कंट्री इंपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम डेवलप कंट्रीज। जैसे हम लोग गुड्स इंपोर्ट करते हैं, ऐसे हम सर्विसेज भी अंडर डेवलप कंट्री। लेकिन इंडिया अंडर डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है। क्या है? इसीलिए मैंने कहा हमारा सर्विस का इंपोर्ट कम होता है और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें? उसमें कौन सा पॉइंट था ये? पहला, जिसका नाम था इकोनॉमिक फैक्टर्स। बराबर सुनो, कौन सा? अब इकोनॉमिक में कितने पढ़ा है? 5। पहला कौन सा? इन्फ्लेशन। दूसरा कौन सा? साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। तीसरा कौन सा? डेवलपिंग प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। चौथा कौन सा था? चेंज इन डिमांड। और 5वां इंपोर्ट। ये सारे फैक्टर्स नमन इकोनॉमिक फैक्टर क्यों कहे जाते हैं? वाई दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक फैक्टर्स? हाँ, कुछ भी मत बोल बेटा। ध्रुव आया है क्या? हाँ गणेश, इन सारे फैक्टर को इकोनॉमिक फैक्टर क्यों बोलते हैं? तेज बोल, खड़ा हो। हाँ, इकोनॉमी को तो सारे ही अफेक्ट करेंगे। आगे के जो पढ़ाऊंगा वो इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करेंगे, सभी करेंगे। बैठो। भावेश तू बोल। भावेश, सॉरी। तू बोल गुरदीप। हाँ, ये सारे पैसों से जुड़े हुए फैक्टर हैं। किससे जुड़े हुए फैक्टर हैं? इन्फ्लेशन में भी बात किसकी होती है? पैसों की। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, स्लो डाउन आ गया, पैसों। ये सारे फैक्टर किससे जुड़े हुए थे? पैसों से। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है। कौन से हैं? ठीक है, इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, नहीं सारे इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे। अब दूसरे हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। दूसरे कौन से हैं? सुनना बराबर। पॉलिटिकल में मैंने 2 दे रखे हैं, एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और एक पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इधर, अब हमारे देश में इंपोर्ट वगैरह क्यों बढ़ता है? पॉलिटिकल रीजन भी इसके होते हैं। पहला, इसमें पॉलिटिकल में होता है इनस्टेबिलिटी। जैसे कोई सरकार पूरे 5 साल ढंग से काम नहीं कर रही,
ठीक है। अब अभी जो मोदी जी का 10 साल का टेन्योर है तो उसमें उनकी गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट में सरकार बनाने के लिए 543 में से 272 मेजोरिटी चाहिए और उनके पास 300 सीट है, तो आराम से उन्हें कोई भी डिसीजन लेना हो या कोई भी बिल पास कराना हो तो आराम से करा सकते हैं लोकसभा में, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है तो राज्यसभा में बिल पास कराने में दिक्कत आती है कई बार, लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी बीजेपी के पास शायद 96 के अराउंड एमपीज है, ठीक है। और बाकी का पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है जो न्यूट्रल है, जो कांग्रेस की साइड नहीं है, ठीक है। तो राज्यसभा में निर्दलीय नहीं होते बेटा, कम होते हैं उसमें हाँ, वो निर्दलीय थोड़ी हुआ बेटा। निर्दलीय का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। तो राज्यसभा में आपको इंडिपेंडेंट कम ही दिखेंगे, बस वही इंडिपेंडेंट होते हैं जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो वहां पे जो भी लोग होते हैं उनका लोकसभा और राज्यसभा में अगर आपके पास कंप्लीट मेजोरिटी है तो आप कोई भी बिल पास करा सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो अगर स्टेबिलिटी है तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर वो इनस्टेबिलिटी में बदल जाती है तो दिक्कत आती है, तो उससे बिल वगैरह पास नहीं हो पाते। उससे बहुत बार कई बार सरकार बार बार चेंज होती है तो पॉलिसी चेंज होती है, तो उस वजह से भी हमारा ये इंपोर्ट बढ़ता है और उस वजह से भी बीओपी में क्या आता है, डिसइक्विलिब्रियम। तो देखो क्या दे रखा है मैंने, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लीड टू लार्ज कैपिटल आउटफ्लो एंड रिड्यूस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। अब इनस्टेबिलिटी भी वही होती है और डिस्टर्बेंस भी वही होता है। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंट चेंज इन गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही है, इनएडिक्वेट सपोर्ट, गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उस वजह से क्या होता है, कैपिटल इनफ्लो आने में दिक्कत होती है। क्या आने में दिक्कत होती है, कैपिटल इनफ्लो, ठीक है। हालांकि पिछले 20 सालों में आप इंडिया का रिकॉर्ड देखोगे, 10 साल मोदी जी वाला और 10 साल मनमोहन सिंह वाला, वो 20 साल के अंदर हमारे इनफ्लो बढ़े ही हैं, ठीक है, कम नहीं हुए, क्योंकि 20 साल के अंदर हमने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कभी नहीं देखी। हमने इनस्टेबिलिटी याद है कब देखी थी, 91 के बाद। 91 के बाद शायद आप लोगों को थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल नॉलेज हो तो हमारे प्रधानमंत्री 2-2 साल में चेंज हो रहे थे, बहुत चेंज हुए, ठीक है। नरसिम्हा राव बने, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। मतलब राजीव गांधी ने एक टेन्योर अपना पूरा करा और दूसरे टेन्योर में उनकी फिर वो जो टेररिस्ट अटैक में मौत हुई, उसके बाद फिर नरसिम्हा राव बने। नरसिम्हा राव के बाद फिर इनस्टेबिलिटी हुई, फिर याद है अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार बने, लेकिन 3 बार में से सिर्फ एक ही बार वो अपना टेन्योर पूरा कर सके 5 साल का, बाकी दोनों बार में वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, अलायंस की थी, टूट गई, बनी, टूट गई। इन सालों में हमारा बहुत नुकसान हुआ। इन सालों में अगर हमें स्टेबल गवर्नमेंट मिल जाती ना तो आज हम और आगे होते, लेकिन फिर उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह और 2014 से लेकर 2024 तक अभी मोदी जी, तो ये 20 सालों में हमें स्टेबल गवर्नमेंट मिली है पूरी, 10 साल पूरे वो और 10 साल पूरे ये, तो इससे फायदा ही हुआ है। हमारा इनफ्लो फॉरेन कंट्री से बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। एफडीआई भी ज्यादा आया है और हमारे डिसइक्विलिब्रियम भी कम हुए हैं, खत्म तो हो ही नहीं सकते, कम हुए हैं। तो दूसरा रीजन हो गया कौन सा, अब तुम्हें समझ में आ रहा है इनका बेस क्या दिया गया है कि ये इकोनॉमिक रीजन क्यों थे और ये पॉलिटिकल रीजन। अब तीसरे रीजन है सोशल फैक्टर्स। तीसरे कौन से हैं, सोशल फैक्टर्स। सोशल में सबसे पहले आता है चेंज इन टेस्ट। सामने देखो, हमारा जो टेस्ट है वो फॉरेन गुड्स की तरफ ज्यादा केंद्रित है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं। एग्री करते हो इससे? वेस्ट हमारे ऊपर बहुत इंपैक्ट डालता है, वेस्ट। तो अगर वहाँ की मूवीज हो, वहाँ का कपड़े पहनने का जो चलन हो, ठीक है, वहाँ का खाना भी हो, ये सब चीजें हमारे ऊपर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। इस वजह से भी हमारा इंपोर्ट बढ़ता है और डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है। मैं ये मानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा था इकोनॉमिक फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है, ये तो चलेंगे, लेकिन ये वाले और ये वाले हमारे हाथ में है। हम पॉलिटिकल को भी सही कर सकते हैं और सोशल को भी सही कर सकते हैं। देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आज अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन ज्यादा है, उस वजह से मैं इंपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि वो चीज मुझे सस्ती पड़ रही है बाहर से, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन मैं मेरे इंडिया में कोई चीज सस्ती है, फॉरेन में वो चीज महंगी है,
तो भी मैं फॉरेन की खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरा सोशल फैक्टर वर्क कर रहा है, मुझे वो चीज फॉरेन वाली ज्यादा पसंद आती है, उनकी तरफ मेरा टेस्ट ज्यादा फेवरेबल है, तो ये गलत चीज है। ठीक है, तो इसमें तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तो इसको सही किया जा सकता है। देखो सोशल फैक्टर में पहला दिया है टेस्ट, अनफेवरेबल टेस्ट फॉर द डोमेस्टिक गुड्स लीड्स टू डेफिसिट। हमारा डोमेस्टिक गुड्स की तरफ जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, अनफेवरेबल, और फॉरेन गुड्स की तरफ क्या होता है, फेवरेबल। ठीक है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ना, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, ठीक है, वो भी बड़े कमाल की पर्सनैलिटी हो। अभी जो हमारे इंडिया के करंट फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे कोई भी फॉरेन पॉलिसी को लेकर सवाल पूछते हैं ना, ठीक है, तो उनके जवाब बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरेन मिनिस्टर है वो, बहुत स्ट्रॉन्ग, पढ़े लिखे भी बहुत है। ठीक है, तो एक कोई वॉर चल रही थी, हाँ ये रशिया यूक्रेन वाली वॉर थी, तो उसमें उनसे ये पूछा था कि जब पूरे वर्ल्ड ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया तो आपने उनसे तेल खरीद लिया। सैंक्शन का मतलब ये होता है कि अब रशिया को ट्रेड नहीं करेंगे हम उनके साथ, तो उन्होंने सैंक्शन लगा दिया। तो उन्होंने ये कहा कि आपको अब इस परसेप्शन से बाहर आना पड़ेगा कि वेस्ट की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, और अगर ऐसा ही है तो फिर हमारी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या वो आपकी प्रॉब्लम है? हमारा इंडिया और पाकिस्तान का कितना लंबा डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उसमें कभी कोई सैंक्शन लगती है कि अगर हम पाकिस्तान से कोई चीज नहीं खरीद रहे या नहीं बेच रहे तो आप पाकिस्तान पे लगा देते हो सैंक्शन? ठीक है, तो आपका आपस का है, हमें जहाँ फायदा मिल रहा है हमने करा। इतना कमाल इंटरव्यू था, इतना इंप्रेस हुआ मैं, ठीक है, वो इंटरव्यू देखकर उस रिपोर्टर के जो सवाल आ रहे थे उस पे से उनके जवाब थे, कमाल जवाब। तो हम लोग जितना ज़्यादा वेस्ट के कल्चर को इमिटेट करते हैं, उनको अपने में ढालते, वो लोग फिर उतने हावी होते हैं, उनका चीज़ हमारे यहाँ जल्दी बिकता है, हमारा कोई चीज़ उनके यहाँ नहीं बिकता है, तो इसे सोशल फैक्टर बोलते हैं। कौन से फैक्टर बोलते हैं? तो इसमें तुम क्या लिखोगे कि हम वेस्ट के कल्चर को इमिटेट करते हैं, उसे कॉपी करते हैं, इस वजह से वेस्ट में बनने वाली सारी चीज़ हम ज़्यादा खरीदते हैं और उससे हमारा इम्पोर्ट बढ़ता है, उससे हमारा इम्पोर्ट। देखो नो डाउट कुछ जगह पे वो लोग अच्छे हैं तो उसमें कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, और कोई जगह पे वो बहुत अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन ज़बरदस्ती वो चीज़ अमेरिका ने बनाई है तो वो अच्छी होगी ये साबित करने में लग जाओ, नुकसान को भी अच्छा ही बताने लग जाओ। ठीक है, अब आईफोन में ब्लूटूथ नहीं है, कितना बढ़िया फीचर है, मैंने कहा ये क्या बढ़िया फीचर हुआ भाई, ये बढ़िया कैसे हुआ? ठीक है, तो मतलब बड़ी कंपनी है, बड़ा ब्रांड है, ठीक है, तो वो अपने लेवल पे कोई भी चीज़ करेगा तो वो आपको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा कि भाई उसके अंदर कोई खराब भी चीज़ है या कोई चीज़ कम भी है, तो वो उसको फीचर बना के प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो ये हमारा फीचर है। ठीक है, अब ऐसे ही एग्जांपल दिया, मुझे पता नहीं होता है नहीं होता, ठीक है, नहीं होता ना शायद, ये होता है, होता है, क्या होता है? हाँ, कॉल रिकॉर्ड नहीं होता, सॉरी, ठीक है, होता है वो तो बाहर की पार्टी से होता है ना बेटा, लेकिन जुगाड़ से होता है ना, इनबिल्ट होता है क्या? अरे क्या बात कर रहा है, कॉल रिकॉर्ड तो नहीं होता। मैं तो नहीं करता भाई। चलो नेक्स्ट, अरे बातें नहीं, टेस्ट, तो हमारा टेस्ट के अंदर ये सारी बातें निकली कि हमारा टेस्ट फॉरेन गुड्स की तरफ क्या होता है, फेवरेबल होता है। दूसरा, पॉपुलेशन की ग्रोथ। अब जो देखो पुअर कंट्रीज होती है वहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा ही होती है, और पुअर कंट्री में पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो डिमांड कम, उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हम, और डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जैसे आज़ादी के बाद के जो शुरू के साल थे उसमें हम गेहूं, चावल, दाल, हर चीज़ इंपोर्ट करते थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से पहले गरीब देश था हमारा, बहुत बुरी हालत थी, खाने पीने के वांदे थे, अंग्रेज बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए थे, तो उस समय हम क्या करते थे, खाने पीने के आइटम भी इंपोर्ट करते थे, तो हमारा इंपोर्ट बहुत बढ़ गया था। समय के साथ वो सही हुआ, हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट आज नीचे ही आया है। ठीक है, अलग अलग आप देखोगे, आप किसी भी डेवलप कंट्री से भी कंपेयर करोगे तो इंडिया के ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का कम हुआ है, और आज़ादी के बाद ऐसी हालत थी कि बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। आज हमारा बर्थ रेट कंट्रोल में आया है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आया है, तो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ है हम अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के सेकेंड फेज में है। किस में है? सेकेंड फेज में डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है हमें। क्या मिलता है? हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन आज की तारीख में यूथ पॉपुलेशन है। कौन सी पॉपुलेशन है? यूथ। हमारा 60 to 70% पॉपुलेशन, याद है आपको, यूथ है। ठीक है,
ये पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में नहीं है, हमारे यहाँ है। तो लेकिन ये आज की बात है, उस समय आज़ादी के वक्त क्या था कि पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत हाई था, तो हमें क्या करना था कि हमारे पास गेहूं, चावल, दाल, हर चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो वो इंपोर्ट करने की वजह से हमारा बीओपी बहुत डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता था, बहुत डिसइक्विलिब्रियम में। और उस समय का पैसा हमने अगले 20 सालों तक चुकाया है, इतनी बुरी हालत थी। ठीक है, एक्सपोर्ट कुछ होता नहीं था, इंपोर्ट ज़्यादा होता था। एक कारण होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये मैंने तुम्हें अभी टेस्ट वाले पॉइंट में ही समझा दिया। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है देखा देखी इफेक्ट। क्या होता है? हम लोग दूसरी चीज को देखकर अपनी हैबिट्स डेवलप करते हैं। जैसे इसके घर में टीवी है तो मेरे घर में भी टीवी, इसके बाद बाइक है तो मेरे पास भी बाइक, इसके बाद नई जीन्स लाया तो मैं भी नई जीन्स। समझते हो तुम लोग? इसे डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि जब हम फॉरेन कंट्री के गुड्स को देखते हैं तो हम उन्हें देखकर कॉपी करके वही चीज खुद भी अडॉप्ट करते हैं, तो उससे इंपोर्ट बढ़ता है। पढ़ो, when people of underdeveloped countries came in contact with developed countries, they start adopting their pattern। हम उनके पैटर्न को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। उससे क्या होता है? इंपोर्ट इंक्रीज होता है। क्या होता है? क्या आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। दो छोटे से रीजन टॉपिक दे रखे हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस सुन लो। अब ये इतनी प्रॉब्लम्स है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो इसको सही कैसे करें? एक्सपोर्ट बढ़ाकर या इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाकर। सरकार दोनों करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट भी करती है और इंपोर्ट के ऊपर टैक्स भी लगाती है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करके, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाकर, रेस्ट्रिक्ट करके। ये कारण होते हैं। एक लास्ट टॉपिक दे रखा है एरर्स एंड ओमिशन। जब हम बीओपी बनाते हैं, सुन लो एक मिनट, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बराबर आता है। कौन सी सेंस में? अकाउंटिंग सेंस में। फंक्शनल सेंस में बराबर। तो अब इसके लिए हम पहले से एरर्स एंड ओमिशन का एक प्रोविजन बनाते हैं। हमें ये लगता है कि जितना भी रिसिप्ट है और जितनी भी पेमेंट है वो एग्जैक्ट तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती, तो हम उसके लिए पहले से प्रोविजन फॉर एरर। जैसे अभी आप लोगों से, आप सब मेरे डेटर्स हो, तो अगर मुझे लग रहा है कि इसमें से 2% पैसा मेरा डूब सकता है, तो मैं उसके लिए बना देता हूँ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। क्या बना देता हूँ? पहले से बना देता हूँ। ऐसे सरकार भी पहले से एरर्स एंड ओमिशन का प्रोविजन बना के रखती है कि जितनी रिसिप्ट होगी पेमेंट उतनी नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही होगी, तो हम लोग उसका एक 2%, 5% पहले से प्रोविजन बना देते हैं। उसे एरर्स एंड ओमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि हमें पता होता है एग्जैक्टली रिसिप्ट और पेमेंट कभी बराबर नहीं होंगी। चलो, ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद। एक फास्ट रिवीजन का बोला था कल।